वेलकम टू दी शेरमान ला क्लासेस। दोस्तों, आज दोबारा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज इस क्लास में हम सेक्शन 145 सीआरपीसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सेक्शन 145 सीआरपीसी एक इंतहाई अहम सेक्शन है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अहम है कि ये बाकायदा हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है सीआरपीसी में कि हम एक सिविल मैटर को क्रिमिनल मैटर का रंग देकर जल्द से जल्द इसका फैसला कोर्ट से करवाएं। और दोस्तों, होता यह है कि देहात में या गांव में जब लोग रहते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के वो तनाज़ात खड़े हो जाते हैं और ज़्यादातर तनाज़ात का ताल्लुक़ लैंड यानी ज़मीन से या वाटर से रिलेटेड या बाउंड्री से रिलेटेड होते हैं। तो अंग्रेज़ों ने जब सीआरपीसी को तरतीब दिया तो अंग्रेज़ों ने उस वक़्त ये सेक्शन रखा और इसका मकसद ये है कि इस तरह के तनाज़ात में हालात को कंट्रोल करने का इख्तियार दिया मजिस्ट्रेट को, ताकि वहाँ पे कोई गंभीर सूरत हाल पैदा ना हो। तो ज़्यादातर ये मामलात देहात में आते हैं, शहरों में इसका बहुत कम होता है और ज़्यादातर इसका ताल्लुक़ देहात के साथ है। गाँव में जब लोग रहते हैं तो आपस में उनके तनाज़ात होते हैं और इस तरह है कि अक्सर ज़मीन के ऊपर उनके तनाज़ात होते हैं। फिर ज़मीन के साथ जो अटैच चीज़ें हैं जिसमें बिल्डिंग्स है, मार्केट्स है और इसी तरह शॉप्स वगैरह है, ये भी ज़मीन से रिलेटेड है। इसी तरह इसमें वाटर का ज़िक्र है, सीआरपीसी में ज़िक्र किया गया एक सेक्शन 145 में। तो वाटर से मुराद पानी है, पानी से रिलेटेड चीज़ें जिसमें ट्यूबवेल्स है, जिसमें फ़िशरीज़ है और जिसमें वेल वगैरह सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो इस पर भी तनाज़ात होते हैं। और इसके अलावा बाउंड्रीज़, स्पेशली जो बाउंड्रीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि देहात में शामिलाती देह होते हैं जिसमें जंगलात, फिशरीज़ और इसी तरह दूसरी चीज़ें जो कि लोगों के वो शामिलात होते हैं, कब्रिस्तान वगैरह, उस पर भी बहुत सारे तनाज़ात उठ खड़े हो जाते हैं और इसके बाद जो फ़रीक़ैन है वो आपस में गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं और हाथापाई तक भी सूरत हाल पहुँच जाती हैं। तो इस मकसद के लिए सीआरपीसी में ये सेक्शन ऐड किया गया था जब अंग्रेज़ों ने इस कानून को बनाया। दोस्तों, आम तौर पे जो हमारा सीआरपीसी है ये पावर देता है बहुत ज़्यादा मजिस्ट्रेट को और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो सीआरपीसी है ये इसका ताल्लुक़ जो पावर है ये ज़्यादा पावर इसने डेलीगेट किया है मजिस्ट्रेट को। और जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुक्मरान थे तो जिस तरह उन्होंने पुलिस को ज़्यादा इख्तियार दिया था हालात को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह मजिस्ट्रेट को भी बहुत ज़्यादा पावर दिया गया था। और सीआरपीसी में इसके बहुत सारे प्रोविज़न्स मौजूद हैं। एक तो इसका एक शेड्यूल भी है जिसको हम शेड्यूल 3 बोलते हैं, वो भी इसके साथ अटैच है जिसमें मजिस्ट्रेट के पावर्स को डिटेल के साथ डिस्कस किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सेक्शंस आपको इस तरह मिलेंगे जिसमें मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है। दोस्तों, बेसिकली हमारा जो सीआरपीसी है ये तो रिलेटेड है क्रिमिनल मैटर से, लेकिन इसमें 2 ऐसे चैप्टर्स ज़रूर मौजूद हैं जो कि सिविल लिटिगेशन से रिलेटेड है क्रिमिनल इन नेचर, बट वो क्रिमिनल नेचर में है। सिविल लिटिगेशन को हम क्रिमिनल में ला सकते हैं और वो जो 2 चैप्टर्स हैं वो एक है चैप्टर 10 और इसमें फिर सेक्शन 133 जो पब्लिक न्यूसांस से रिलेटेड है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर सेक्शन 133 चैप्टर 10 में। तो उसमें भी आप एक सिविल मैटर को क्रिमिनल लिटिगेशन में ला सकते हैं। और इसी तरह सेक्शन 12 यानी 12 सेक्शन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें भी सिविल मैटर को आप क्रिमिनल मैटर में ला सकते हैं। तो आमतौर पे तो हमारा ख़्याल है कि हमारा जो सीआरपीसी है ये क्रिमिनल लिटिगेशन से रिलेटेड है और इसमें क्रिमिनल लिटिगेशन से मुतालिक प्रोसीजर मौजूद है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें बाद सेक्शन सिविल से भी रिलेटेड हैं और ख़ास कर ये सेक्शन 145 इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, फिर ये जो सेक्शन 145 है ये अपने आप में भी एक मुकम्मल कानून है और ये अपने आप में मुकम्मल कानून इसलिए है कि है तो ये एक सेक्शन, लेकिन इस सेक्शन के अंदर 10 क्लासेस मौजूद हैं और वो 10 क्लासेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें एक पूरा प्रोसीजर भी दिया गया है। साथ साथ जो मजिस्ट्रेट का पावर है वो भी इसमें मौजूद है कि वो किस तरह एक्शन लेगा।
और नोटिस किस तरह वो सर्व करेगा पार्टीज़ को, समन किस तरह करेंगे, पार्टीज़ किस तरह आएंगे, किस तरह इंक्वायरी होगी, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें सेक्शन 107 का भी जिक्र है। आम तौर पे जो हमारे दूसरे सेक्शंस हैं इसमें किसी पार्टी को आप बाउंड नहीं कर सकते सेक्शन 107 के तहत, ताकि उनसे ज़मानत ले कि वो हालात को ख़राब ना करे, गड़बड़ ना करे। लेकिन CRPC में बाकायदा सेक्शन 107 का भी जिक्र है। और इसी तरह ये जो कानून है 145 CRPC, इसका बाकायदा लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन इसका 2 मंथ्स का लिमिटेशन भी इसमें दिया गया है। अभी वो कौन से ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे हम सेक्शन 145 को इन्वोक कर सकते हैं? तो मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो ये है कि कोई तनाज़ा है फ़रीक़ैन के दरमियान, पानी के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है, या ज़मीनों से रिलेटेड बाउंड्रीज़ के ऊपर है। तो इसमें हम मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकते हैं, और मजिस्ट्रेट को जब हम दरख्वास्त देंगे तो मजिस्ट्रेट उस प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, और जब तक सिविल कोर्ट से इसका फ़ैसला नहीं आता है तब तक ये प्रॉपर्टी कुर्क हो जाएगी बहक़ सरकार। और इसमें ये भी है कि मजिस्ट्रेट इसके लिए रिसीवर मुकर्रर करेगा। अगर इस प्रॉपर्टी से कोई फ़वाइद आते हैं, मसलन इस पर क्रॉप है या फ्रूट है वगैरह, तो ये सारे जो फ़वाइद है ये बाकायदा इसके जो पैसे हैं इसके लिए रिसीवर मुकर्रर करके वो सरकारी ख़जाने में जमा होंगे डिस्ट्रिक्ट नाज़र के अकाउंट में, तो वो पैसे उधर ही जाएंगे। और जब तक इसके ऊपर कोई सिविल वो नहीं आता है फ़ैसला, तब तक वो पैसे बाकायदगी से उधर जमा होते हैं। इसके अलावा इसका एक और ऑप्शन ये भी है कि अगर किसी ने किसी को इल्लीगली किसी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया हुआ है, ज़बरदस्ती निकाला हुआ है, तो मजिस्ट्रेट को हम सेक्शन 145 के तहत दरख्वास्त दे सकते हैं, और उसी पे मजिस्ट्रेट साहब कार्रवाई करके उस बंदे को हम रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसका के लिए शर्त ये है कि इसका जो लिमिटेशन है वो 2 मंथ का टाइम है, यानी विद इन 2 मंथ्स ये साबित करना है कि अगर कोई बंदा ये क्लेम करे कि मुझे डिस्पोजेस किया गया है, तो वो साबित करेगा कि विद इन 2 मंथ मुझे डिस्पोजेस किया गया है। तो अगर आप वकील है और आपके पास कोई ऐसी पार्टी आ जाती है जिसको डिस्पोजेस किया गया है, तो आप ये देखें कि इसका जो लिमिटेशन है वो 2 मंथ है। अगर 2 मंथ से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो फिर 145 आप इन्वोक नहीं कर सकते, और फिर सिविल मैटर का केस बनेगा, या इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत आप इस्तिगासा दायर कर सकते हैं। सेक्शन 145 की जो है वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज ये लिमिटेशन हिट करता है। ख़ुद ही इस सेक्शन में इस बात का जिक्र मौजूद है, और एक बाकायदा क्लाज है इसके ऊपर। दोस्तों, इसके अलावा अगर 2 पार्टीज़ के दरमियान पोजीशन के ऊपर तनाज़ा है और दोनों पार्टीज़ राइवल क्लेम्स करते हैं कि ये हमारा, एक कहता है मेरा पोजीशन है, दूसरा कहता है मेरा पोजीशन है, तब भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो प्रॉपर्टी को अटैच करे, और जो प्रोसीजर मैंने बता दिया उसको फॉलो करे। इसके अलावा अगर गांव में, देहात में मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन के दरमियान इसी तरह का कोई जंगल के ऊपर या पानी के ऊपर या कोई तनाज़ा है, तो इसमें भी मजिस्ट्रेट इस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। और जब अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया था तो उस वक़्त उनके जहन में ज़्यादातर ये बात थी कि जो ख़ासकर हमारे ये शिमाली इलाक़ात है या मतलब कबाइली इलाक़ात है, वहाँ पे लोगों के दरमियान अक्सर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तनाज़ात खड़े हो जाते हैं और लोग बंदूकें उठाकर मुर्तज़न हो जाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने ये पावर दिया था मजिस्ट्रेट को कि वो एक्शन लें और इस तरह की गंभीर सूरत हाल को वो कंट्रोल करे। तो ज़्यादातर इसको हम उसी सूरत हाल में ये इन्वोक कर सकते हैं जहाँ पे हालात ख़राब हैं। दोस्तों, फिर इसमें ये भी है कि 4 तरह के वो प्रिंसिपल्स है जिस पे हम बाकायदा ये CRPC अपना वो काम करता है। एक तो ये है कि कोई शख्स कोई थर्ड पर्सन मजिस्ट्रेट को इतला दे कि किसी भी इलाके में, किसी भी गांव में, किसी भी जगह पे फ़रीक़ैन के दरमियान तनाज़ा है और लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, तो उसी इंफॉर्मेशन पे भी मजिस्ट्रेट साहब एक्शन लेंगे। या मजिस्ट्रेट साहब को ख़ुद लगे कि किसी इलाके में ख़तरा है, किसी और सोर्स से TV पे वो देखे या किसी और सोशल मीडिया पे वो जब वो देखे, तो वो भी ख़ुद भी एक्शन ले सकते हैं, सोमोटो एक्शन ले सकते हैं और प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस वाले अगर मजिस्ट्रेट को इतला दे कि हमारी आपकी जुरिस्डिक्शन में ये तनाज़ा है और ये मसला है, तो मजिस्ट्रेट उस पर भी एक्शन ले सकते हैं। और कंप्लेनेंट जो पार्टी है जिसको नुकसान पहुंचता है, उस
उस हवाले से उसकी प्रॉपर्टी कोई बंदा अटैच करना चाहे या कोई तनाज़ा है तो वो भी इसमें आ सकते हैं। तो 4 तरह के सोर्सेज हैं जिसके थ्रू मतलब मजिस्ट्रेट इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और बाकायदा एक प्रोसीजर है वो चला सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो सिविल लिटिगेशन है ये काफ़ी लेंथी नेचर का होता है। आमतौर पे जो सीपीसी के थ्रू हम दावे दायर करते हैं और इसमें अपीलें और दरख्वास्तें और बहुत ज़्यादा मतलब वो लेंथी लिटिगेशन हो जाता है, लोग तंग होते हैं। तो अगर आप वकील है और आपके पास कोई पार्टी आती है तो आप पहली फुर्सत में ये देखें कि अगर केस 145 का बनता है सीआरपीसी तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें, इसलिए कि ये इंतहाई एक स्पीडी रेमेडी है और जो काम आप सालों में कर सकते हैं किसी कोर्ट के थ्रू तो ये आप दिनों में कर सकते हैं। तो दिस इज़ दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू प्रोवाइड स्पीडी रेमेडी टू दी लिटिगेंट के लिए एक आसान रास्ता है। दूसरी बात यह है कि इस पे आप जो क्राइम्स कमिट होते हैं इन फ्यूचर, मतलब आपस में लड़ाई झगड़े का ख़तरा है, इंसानी जानों का ख़तरा है और आप अगर इस पे मतलब 145 के थ्रू आप दरख्वास्त दें तो आप उस नुकसान को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने ये प्रिवेंटिव मेजर के तहत भी इस कानून को लाया गया था और इसके जो बेसिक है वो ये है कि ब्रीच ऑफ पीस को ख़त्म करना, मतलब इलाके में वो ना हो और इसी तरह इंसानी जानों का ज़िया ना हो। ये चीज़ इसका वो जो बेसिक पर्पज़ है ये इसके लिए ये कानून बनाया गया था। दोस्तों, सीआरपीसी में बहुत सारे सेक्शंस जिस तरह मैंने बता दिया कि वो सिविल लिटिगेशन से रिलेटेड हैं 145 के अलावा, लेकिन 145 एक यूनिक सेक्शन है और इसकी खूबसूरती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक तो इसका लिमिटेशन भी है, दूसरा ये है कि इसमें गवाह भी आ सकते हैं, मजिस्ट्रेट नोटिस भी कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट इसमें ये भी है कि मजिस्ट्रेट अगर कोई ऑर्डर पास करे और ऑर्डर गलत हो तो मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि अपने उस ऑर्डर को रिकॉल भी करे, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर मजिस्ट्रेट को ये लगे। और इसी तरह अगर एक पार्टी ज़्यादा उछल रही है और ज़्यादा गड़बड़ कर रही है तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि उस पार्टी को पाबंद करे सेक्शन 107 के तहत। और इसी तरह अगर गांव में मतलब लोग आपस में गुत्तम गुत्ता है, मसले मसाइल है, तो मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि सेक्शन 107 के तहत उन तमाम लोगों को जो कि गड़बड़ करते हैं उनको पाबंद करे। तो इस सेक्शन ने ये पावर दिया है मजिस्ट्रेट को। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये इसी वजह से एक यूनिक सेक्शन है और एक इंतहाई अहम सेक्शन है। इसके अलावा इस सेक्शन में ख़ुद भी इसमें स्टे का भी वो ऑप्शन मौजूद है, यानी फ़र्ज़ करें अगर कोई पार्टी, दो पार्टीज़ आपस में उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर तनाज़ा है तो मजिस्ट्रेट उसमें स्टे भी दे सकते हैं, किसी पार्टी को प्रॉपर्टी को स्टे कर सकते हैं। आम तौर पे क्रिमिनल केस में स्टे का कंसेप्ट नहीं है लेकिन 145 में है। वो इस तरह है कि फ़र्ज़ करें एक बंदा है और उसको ये लगे कि फ़ला बंदा मुझे डिस्पोजेस करेगा प्रॉपर्टी से, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं और उसके बाद मजिस्ट्रेट उस प्रॉपर्टी को स्टे कर सकते हैं। इस सेक्शन की ख़ास बात यह है कि आम तौर पे सिविल केसेस में हमें टाइटल को प्रूव करना पड़ता है। जब हम कोर्ट में जाते हैं, सिविल केस दायर करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी में आपका नाम हो, आपके आबा व अजदाद का नाम हो, जॉइंट खाते में आपका नाम हो। लेकिन इस सेक्शन में इस तरह नहीं है। इसमें अगर आपके पास सिर्फ कब्ज़ा है, यानी ये सिर्फ पोजेसन के हद तक है और आपका कब्ज़ा है 2 माह में था या 2 माह से पहले था, आपको डिस्पोजेस किया हुआ है या ये चीज़ें हैं, तो इसमें आप बाकायदा आपको टाइटल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो बाद में आप कोर्ट से साबित करोगे, सिविल कोर्ट से, लेकिन आपका जो पोजेसन है वो रिस्टोर हो जाएगा। और इसकी एक ख़ास खूबसूरत ये भी है कि ये जब ये बंदा रिस्टोर हो जाता है या प्रॉपर्टी कुर्क हो जाती है तो साथ साथ सिविल लिटिगेशन भी चलता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और जब सिविल अदालत से कोई फ़ैसला आता है तो उसको फिर आखिरी फ़ैसला तस्वूर किया जाता है और जिसका टाइटल है और सिविल कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि ये प्रॉपर्टी फ़ला बंदी की है तो उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। और ख़ास तौर पे इसका जो ये भी है कि हमारे जो बाज़ इलाक़ों में लोगों के बाउंड्रीज़ के ऊपर, जंगलात की बाउंड्रीज़ के ऊपर भी बहुत सारे तनाज़ात होते हैं और वो डिटरमिन नहीं कर पाते हैं कि ये वो किसके वो कितना है और जो बाउंड्रीज़ है जिसको हद बरारी कहते हैं,
तो उस पर भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ये कानून उसको भी कंट्रोल करता है। मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो पूरे एरिया को कॉर्डन अप करे और प्रॉपर्टी को कुर्क करके इसी तरह वो पाबंदी लगा दे पार्टीज़ के ऊपर। फिर इस कानून का ये भी एक है कि अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करे और कोई बंदा उस ऑर्डर की वो तामील नहीं करता है, हुक्म नहीं मानता है, हुक्म अदूली करता है, तो एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ जो मुखालिफ पार्टी हैं अगर वो पुलिस के पास जाए और वो ऑर्डर दिखाए जो मजिस्ट्रेट ने पास किया हो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो 188 की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी उस पार्टी के ख़िलाफ़ जो उस ऑर्डर को वायलेट करते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। और आम तौर पे हमारी पुलिस वाले किसी सिविल मैटर में मुदाखलत नहीं करते हैं और कानून पुलिस को ये पावर नहीं देता है कि वो मतलब पुलिस वाले किसी सिविल मैटर में इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन अगर 145 की कार्रवाई में कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गई है या इसमें स्टे है या किसी को मजिस्ट्रेट ने रिस्टोर किया है उस प्रॉपर्टी में और दूसरी पार्टी उछल रही है, गड़बड़ कर रही है, तो उस सूरत हाल में पुलिस के पास इख्तियार है कि उस बंदे के ख़िलाफ़ क्रिमिनल लिटिगेशन शुरू करे सेक्शन 188 पीपीसी के तहत। तो ये भी इस कानून की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। फिर इस कानून की एक और ख़ूबसूरती ये भी है कि आम तौर पे जब हम मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कोई केस दायर करते हैं या मतलब सिविल जज के कोर्ट में केस दायर करते हैं तो बाकायदा अपील का एक प्रोसीजर होता है और हम अपील पे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक और काफ़ी मतलब वो लंबी लिटिगेशन हो जाती है। लेकिन इसमें अगर किसी ने मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी है और मजिस्ट्रेट अपने अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं करते हैं और वो कानून के मुताबिक वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं या आपके दरख्वास्त को टर्न डाउन करके खारिज करते हैं, तो आप रिट पिटीशन पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट में आप रिट कर सकते हैं जिसको रिट ऑफ मंडामस कहा जाता है। और इसमें हाई कोर्ट बाकायदा डायरेक्शन दे देती है कि यू आर पब्लिक फंक्शनरी, वाई यू टर्न डाउन सच एप्लीकेशन एंड वाई यू आर नॉट टेकिंग एक्शन द नेसेसरी एक्शन विच यू आर बाउंड टू डू। तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देती है। और इसी तरह अगर हाई कोर्ट भी आपकी एप्लीकेशन को, आपकी पिटीशन को खारिज करे, तो फिर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लीव पे जाते हैं और हम अपील करते हैं और हम सबसे पहले लीव सॉर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक शॉर्ट वे है टू रिकवर दी प्रॉपर्टी और टू रिकवर दी पोजेशन और स्टे दी प्रॉपर्टी। दिस इज़ दी शॉर्टेस्ट वे टू अडॉप्ट। तो ये एक शॉर्टकट है और इसको आप अडॉप्ट करें। अगर आप वकील हैं, आपके पास कोई पार्टी आ जाती है, तो बजाय इसके कि आप सिविल और एक लेंथी लिटिगेशन को डील करें, आप इसमें आ जाए और इससे क्लाइंट्स जो है वो भी काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी ये कि इसमें पुलिस भी एक्शन में आ जाते हैं और बाकायदा मजिस्ट्रेट का जो पावर है वो सामने आ जाता है। और इसमें ये भी है कि मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर पास करे वो किसी कंस्पिकुअस प्लेस पे, मस्जिद या मतलब कोई अहम जगह हो, वहाँ पे वो ऑर्डर लगा देते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैंने अटैच कर दी, तो पब्लिक को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचती है। इस में बाकायदा ये एक क्लास मौजूद है इसके हवाले से। तो दोस्तों ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इस पे कुछ जजमेंट्स भी हैं। जजमेंट इसलिए कि ज़्यादातर ये जॉइंट खाते में बहन भाइयों के दरमियान ये लड़ाई झगड़े का तनाज़ा हो जाता है, उस पर भी जजमेंट है। और इसी तरह मतलब लोगों के आपस में भी वो हो सकता है, तो उस पर भी मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं। तो कुछ जजमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहला जो जजमेंट है वो है ब्रीच ऑफ पीस से रिलेटेड, परस करे नुक्स अमन को ख़तरा हो, तो इस पर भी एक जजमेंट है 2013 PCRLJ पेज नंबर 1365। ये जजमेंट आप पढ़े, इसमें आप लोग देखेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें बड़ी डिटेल के साथ, तफसील के साथ ब्रीच ऑफ पीस को डिस्कस किया है और किस तरह 145 पे उसको अदालत कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा जॉइंट खाता है, मतलब बहन भाइयों के दरमियान प्रॉपर्टी है और इसमें जो ताकतवर है कोई भी वो मतलब कोशिश करता है कि उस प्रॉपर्टी को यूज़र्प करे, उसको कब्ज़ा करे, तो उस जॉइंट खाते के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। और ये मैं रिपीट करता हूँ, ये NLR 2008 पेज नंबर 457, ये एक जजमेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अटैचमेंट से भी रिलेटेड एक जजमेंट मौजूद है कि प्रॉपर्टी मजिस्ट्रेट किस तरह अटैच करेंगे, इसका पूरा एक प्रोसीजर दिया गया है। और ये भी 1998 PCRLJ 240 ये पेज नंबर है। इसमें पूरा प्रोसीजर है कि मजिस्ट्रेट किस तरह वो मेजर्स करेंगे कि
वो प्रॉपर्टी को अटैच करे, जो तनाज़े का वो शिकार है वो जगह, वो जो प्रॉपर्टी, और उसको कवर कर सके। तो दोस्तों ये जो लेक्चर है मैंने आप लोगों को डिलीवर किया, ये मैंने 145 पे किया है, और अब ये इंतहाई अहम टॉपिक है। आप उस लोग इस सेक्शन को देख के, और ख़ास कर ये जो उसके साथ जो पूरा चैप्टर है वो भी पढ़े, और इसमें फिर सेक्शन 146 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि सेक्शन 146 में अटैचमेंट से रिलेटेड है कि किस तरह वो मतलब जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेंगे मजिस्ट्रेट, और प्रॉपर्टी किस तरह अटैच हो जाएगी, और फिर बाद में वो प्रॉपर्टी किस तरह वो रिलीज़ हो जाएगी जब सिविल कोर्ट से मसला हल हो जाए तो। और इसमें एक बात रह गई है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर किसी फरीक ने गलत स्टेटमेंट दिया है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, चाहे वो कंप्लेनेंट पार्टी या दूसरी पार्टी है, तो मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई करे, और उनके ख़िलाफ़ FIR का वो भी ऑर्डर कर सकते हैं इस कानून के तहत। तो ये भी इसकी बहुत अहम पॉइंट है, ये जो हमारा कानून है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।